नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के 16वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। पिछले अंकों में हमने जंगलों के बारे में, कृषि के बारे में बात की। आज उससे ही संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पानी की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में पानी, इकोनॉमी ऑफ वाटर एंड फ्लूइडिटी इन इकोनॉमी। पानी की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में तरलता पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जीवन जल से उत्पन्न हुआ, और आज भी जो ज्ञानी लोग हैं वह कहते हैं कि प्रत्येक गर्भ में जो पानी होता है वह समुद्र के पानी जैसा होता है। समुद्र के नीचे धरती है और धरती के नीचे पानी है। कुछ कवि कहते हैं, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम दास जी एक जो कवि भारत के प्रमुख हुए महत्वपूर्ण, वो कहते हैं पानी रखिएगा, बिना पानी के सब शून्य हो जाता है, सूना रहता है। पानी अगर नहीं हो तो न मोती में चमक रहती है, न मनुष्य की इज्जत रहती है, और न आटे में पानी मिलाने के कारण रोटी बनती है। ये उबरते नहीं। जो आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि जैसे धर्म है तो हमारा जो आधार है, धार्यते इति धर्म, धर्म आधार है। तो जो आधार है हमको मनुष्य को मनुष्यता, मच्छर को मच्छरता, शेर को शेरता प्रदान करती है, वह पानी को स्नेहता प्रदान करती है। तो पानी का धर्म स्नेह है, वो लोगों को जोड़ के रखती है, पदार्थों को जोड़ के रखती है, प्रकृति को जोड़ के रखती है, और उसमें तरलता एक प्रवाह को, एक जीवंतता को दर्शाती है। तो अगर पानी कम हो गया है धरती पर तो ये मान के चलिए कि जीवंतता कम हो गई है। पानी को रोकने के जितने, स्नेह को बनाए रखने के जितने कायदे, कानून, नियम और विधियां हो सकती हैं, वह बहुत जरूरी है कि समाज में स्नेह बना रहे। प्रकृति, पशु पक्षियों, जलाशयों के जानवरों, जीवों, मनुष्य में स्नेह बना रहे, इसलिए पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता जरूरी है। इसलिए भगवान ने 73% समुद्र बनाया है। समुद्र से बादल निकलते हैं, बादल पर्वतों तक जाते हैं, पूरे जगह बारिश करते हैं, और अंत में पहाड़ों पर बर्फ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे सूर्य का प्रकाश आता है पूरी धरा पर वह प्रभावित करके सारे दूर स्नेह बनाए रखती है। तो पानी पर जो अधिकार की बात करें, पूरी प्रकृति का है, सभी जीव जंतुओं का है। अगर भारत में बात करें तो हिमालय से लेके या सारे पर्वतों से लेके, अमरकंटक से लेके उसके अंतिम छोर जो समुद्र में मिलता है, जितने इलाके हैं उन सब का है। तो अगर कोई पानी को रोकता है तो वह प्रकृति के मार्ग में बाधा देता है, और यह ठीक नहीं है। उसके उतने ही दुष्परिणाम होते हैं जितने प्रकृति के दूसरी चीजों को बाधित करने के होते हैं, वह चाहे समाज के नाम पे हो, राष्ट्र के नाम पे हो। तो जो आज कावेरी विवाद 40-50 वर्षों से है, चल रहा है, वह प्रकृति के विरुद्ध है। पूरा पानी जहां तक जाए, आप बीच में रोक सकते हैं, रोक ले, लेकिन इसको प्रवाहित होने से नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े डैम बना दिए और बारिश में छोड़ दिया जिससे बाढ़ आ गई, और गर्मियों में रोक लिया जिससे सूखा पड़ गया। एक देश में दूसरे देश में बाढ़ लाने, रोकने, जीवन समाप्त करने की ये जरूरी नहीं है। तो ये गलत होता है। पानी
बना रहे प्रकृति में, इसलिए प्रकृति ने पेड़ बनाए कि एक पेड़ों में जब पानी गिरे बादलों से तो धीरे धीरे गिरे, पत्ते उसको रोके, तो एक बीच में अवरोध हो, पत्तों में हवा नमी वातावरण में फैले उससे, और धीरे धीरे जड़ों के माध्यम से जमीन के अंदर जाए, जिससे कभी भी कहीं भी थोड़ा सा खोदो पानी निकल आए। तो प्रकृति कहती है कि 37% अगर जंगल हो पूरे धरती पे समुद्र के अलावा, तो जमीन में नमी स्नेह बना रहेगा। और फिर आप जुलाई से अक्टूबर तक की फसल ले सकते हैं जो पानी की अधिकता से होती, और पानी धरती पे बना रहेगा तो आप खरीफ की फसल ले सकते हैं, और कहीं भी आप कुआं खोदें तो पानी मिलेगा और आप पी सकते हैं। उसके लिए 37% जंगल धरती पे, तो कहीं ये श्रीलंका जैसी जगह पे 60-70% हो सकते हैं, कई आइलैंड पे और ज़्यादा हो सकते हैं, अमेजॉन के जंगल पे और ज़्यादा। भारत में भी कहते हैं 60-65% राजस्थान को छोड़ के जंगल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जंगल नहीं होते। तो ये एक रोकने का था। और पेड़ पानी को आकृष्ट करते हैं, तो पूरे दूर पानी बरसता था। जो मुख्य रुकावट आई पानी की उपलब्धता बनाए रखने में, वो कुछ ऐसे लोगों का जो दुनिया में रातों रात अमीर बनते जाना चाहते हैं, जिनका सोच है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नेचर, प्रकृति पर विजय, एक ऐसी चीज पर विजय जिसके वो खुद अंग हैं। हास्यास्पद लगता है, लेकिन एक कार्यक्रम चालू हुआ तो उन्होंने कहा सारे जंगल हमारे। तो जहां जहां पिछले 150-200 वर्षों में, चाहे स्पेन का, इंग्लैंड का, जर्मनी, फ्रांस, जहां जहां राज रहा, पुर्तगाल का, उन्होंने कहा सारे जंगल हमारे। और भारत में अगर देखें तो 1860 में 59% थे। उसके बाद जो कानून आया, कानून बना के दोहन प्रकृति का आसान हो जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी वो तो कहेंगे हम तो अपराध कर ही नहीं रहे, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, और कानून को चुनौती कोर्ट में दे सकते हैं, और कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है। तो जलेबी नियम की बना के 59% जंगल जो थे 1947 में आते आते वो 33% बचे। इसी मात्रा में पानी की उपलब्धता कम हुई, बारिश में बाढ़ आना शुरू हुई, जमीन पे पानी नहीं हुआ, मिट्टी का क्षरण हुआ। मिट्टी के क्षरण के कारण जो नदियों की गहराई और चौड़ाई थी वह कम हुई, तो तुरंत बाढ़ आ जाए, जरा से में उभरा जाए, और फिर गर्मियों में सूख जाए। तो आश्चर्य होगा कि बिहार और बहुत सारे इलाके में भारत के जहां बाढ़ राहत के प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, वहीं गर्मियों में सूखा राहत के प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। इसका मतलब मोटे मोटे कहीं गलती हुई, और हर गलती की एक सजा होती है। भारत की इतनी गलती रही कि भारत अगर अपने बैकयार्ड में, अपने संग्रहालय में इतना ज्ञान रखता है, तो वह दुनिया को मार्गदर्शन देने में कहीं असफल हुआ होगा। सभी डिसीजंस का एक प्रारूप होता है। एवरी डिसीजन हैज इट्स फॉर्म, एंड एवरी फॉर्म इज बैक्ड बाय ए डिसीजन। तो आज अगर हमें देश में गड़बड़ी लग रही है, पानी की दुनिया में गड़बड़ी लग रही है, तो ये कह सकते हैं कि निर्णय गलत रहेंगे। और आज अगर हमें सुधारने हैं तो हमें डिसीजन लेने होंगे। डिसीजन लेंगे तो प्रारूप बदलेगा, प्रारूप बदलेगा तो जंगलों में फिर से हरियाली आएगी, जमीन का पानी बढ़ेगा, समय पर वर्षा होगी। क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा नारा होता है, पेरिस प्रोटोकॉल और पता नहीं क्या क्या होता है, और रात में गई भैंस पानी में या ढाक के 3-5 जैसी स्थिति होती है। पिछले 10-15 वर्षों में दिल्ली में देख लो, स्मोग आ ही रहा है, पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, पानी प्रदूषित हो ही रहा है। तो ये चीजें कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें कवायद चल रही है वह असफल साबित हुई है।
देश में भी 1947 के बाद जो चीजें चली हैं वो लगभग वैसे ही नियम चल रहे हैं जो 1860 में थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जंगल और कम हो गए, 19% पे आ गए हैं हरित क्रांति के बाद। आज जो 14% कह सकते हैं। तो 59% से जो गिरावट जंगल की हुई, उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के अनुपात में पानी की उपलब्धता, शुद्ध पानी की उपलब्धता उसी प्रारूप अनुपात में कम हो गई है। तो आज निर्णय लेना पड़ेगा कि पेड़ हैं, और शास्त्रों में जो कहा गया है कि जो जंगलों में पेड़ और शहरों में पेड़ हैं वह वैसे ही हैं जैसे हमारे सिर पे बाल हैं, कांख में आर्मपिट पे बाल होते हैं, या पैरों हाथों में बाल होते हैं। तो जंगल सिर की तरह, आर्मपिट बैली की तरह, और जो हाथ पैर में बाल होते हैं वो जमीन पे वृक्ष की तरह, छाती पे बाल होते हैं। तो जो छोटे इलाके, बड़े इलाके हैं वहां छाती पे पेड़ बहुत सारे होंगे, पठार जो होगा, और जो स्त्रियों की तरह है, कम है, वहां पे बड़े पेड़ पहाड़ियों पर होंगे, उस तरह की थी। तो ये 37% आज आकलन आज भी कर सकते हैं। तो आज अगर मेरे बाल कम लग रहे हैं आपको, तो आप कह सकते हैं कि सिर में तरलता कम रही होगी, पानी की उपलब्धता कम हो गई होगी शरीर के अंदर, इसलिए बाल कम हो गए। अब ये हम पुनः अगर उगाना चाहें तो हमको उतनी तरलता लानी पड़ेगी। कृत्रिम पेड़ लगाने से या कृत्रिम बाल उगाने से बात नहीं बनेगी, वो फिर वैसे ही रहेगा, शरीर के अंदर गर्मी रहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है पानी की उपलब्धता का, कि जहां सूखा पड़ता है वहां गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होगी तो आपके शरीर का खून भी जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो युद्ध की तरफ आप जल्दी अग्रसर होंगे। और जहां गर्मी पड़ती है तो दूसरी तरफ एयर कंडीशनिंग इफेक्ट होता है धरती पे, तो दूसरी तरफ बारिश तो कम होगी लेकिन बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, 4-4 मीटर बर्फ। ऐसे राष्ट्रों के कई लोग मजाक बनाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल आइसिंग है। आपके यहाँ गर्मी है थोड़ी, हमारे यहाँ भेज दो। वो भूल ही जाते हैं कि धरती पे एयर कंडीशनिंग होता है। ये बेसिकली वार्मिंग है कि अगर आप घर के कमरे में एसी लगा रहे हैं तो आपके कमरे के अंदर ठंडक हो रही है, तो बाहर गर्मी हो ही रही है। और अगर ईंधन जल रहा है, कोयला जल रहा है, या कहीं संचयन हो गई, तो धरती पे गर्मी आएगी आएगी। पेड़ों के ना होने से पानी की कमी हुई, एक हवा के दबाव में अंतर आया, तो जो सूरज लगातार गर्मी भेज रहा है उसका संचयन खत्म हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सोलर पैनल लगाओ। अरे कई समझदार लोगों को समझ में आएगा कि सोलर जो सूर्य है वो हर क्षण करीब 200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर ऊष्मा शरीर में भेजता है। अगर पेड़ हो तो ये पेड़ उस ऊष्मा को संचयन कर सकते हैं, और जब वो सूख जाए तो जलाएं तो लकड़ी और कोयला बनेगा जिससे ऊष्मा निकल आती है। तो जो सोलर पैनल के चक्कर में जंगल काट रहे हैं कि जंगल कट गया, सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली बनाएंगे, वो दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो समुद्र में पैनल लगा के समुद्र में सूर्य की किरणों को बाधित कर रहे हैं, या रेगिस्तान में, वो इकोसिस्टम बाधित कर रहे हैं। तो जो सोलर प्लांट और ये चीजें हैं वो छतों तक तो ठीक है घरों की, बाकी जगह ठीक नहीं है। आज भी कोई आकलन करना चाहे तो एक पेड़ लगा लो, उतने ही जमीन में पेड़ लगा लो, उतनी ही जमीन में सोलर, और 10 साल में कैलकुलेट कर लो तो जो टोटल एनर्जी कैलकुलेशन है वो पेड़ की ज्यादा होगी। सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, उससे शुद्ध हवा आएगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, वो अतिरिक्त है। खर्चा जो होगा वो दोनों में बहुत अंतर होगा। सोलर पैनल और उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कहीं ज़्यादा होगा एक पेड़ के रख रखाव से। तो ये बेवकूफ़ी बंद होनी चाहिए। दूसरा, जंगल किसके हैं?
तो भारत में आज भी वो कानून चल रहा है और 1947 से आज कम हो गए, तो इसका मतलब सरकारें किसी की भी रही हो वो असफल हुई है। उसके पहले समाज की जिम्मेदारी थी जंगल को रोकना, पानी के प्रदूषण को रोकना, नदियों को साफ करना, नदियों तालाबों को साफ बनाए रखना। तो जैसे ही 1860 के बाद हुआ तो जनता कट गई पानी से, जंगल से, और एक डल हो गई, आलसी हो गई, लेजी हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, उसको समझ ही नहीं आता। तो अगर आज हम एक निर्णय लें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद करे भारत सरकार, जंगल पानी के स्रोत समाज को सौंपे, तो आज एक डिसीजन का फॉर्म होगा, वो 2-3 साल में हो जाएगा। दूसरा, राज्य सरकारें लड़ रही हैं, तो बहुत पुराना नहीं, अंग्रेजों के ज़माने में 4-5 प्रेसिडेंसी होती थी। साउथ में एक मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, तो सब मद्रासी। तब कावेरी विवाद नहीं था। और भी जो खर्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नेंस के, वो एक दर्शाती हैं कि राज्य सरकारों की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकारों की ज़रूरत नहीं है मतलब वहाँ के हाई कोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ इतने सारे वन मंत्री और ये समूह की ज़रूरत नहीं है। पानी के मंत्री समाज कर लेगा। और जैसे ही पेड़ आएगा तो आपको ग्राउंड वाटर के लिए हैंडपंप नहीं लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने से धरती और सूखी हो गई और गर्मी में जो हवा चलती है तो सारे पेड़ गिर जाते हैं, क्योंकि स्नेह नहीं रहा, उसमें बांधने की सामर्थ्य नहीं रही धरती में, तो तेज हवाएं चलती हैं। तो ये जो पानी की समस्या है पेड़ लगाने से पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। और जो प्रदूषण की समस्या है पानी में, अंग्रेजों ने आपको नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले बनारस में सीवरेज सीधे सीधे गंगा नदी में विसर्जित कर दिया और बोले इतना बहाव है तो पता नहीं चलेगा। टैनिंग इंडस्ट्री जो चमड़ा उद्योग है वो पूरा कानपुर में शिफ्ट कर दिया, खून बहने लगा। आज आप उसमें एक आईवास करते हैं। इस इंडस्ट्रीज को बंद करने की जरूरत है। गायें ज़्यादा पालने की ज़रूरत नहीं है। दूध पर हम बोल ही चुके हैं कि इतने दूध की ज़रूरत नहीं है, चाय की ज़रूरत नहीं है। चाय आप बिना दूध चीनी के पी सकते हैं, तो उसमें बहुत खर्चा नहीं होगा। तो पेड़ लगाने की ज़मीन मिलेगी आपको, गायों के लिए चारे की ज़मीन मिलेगी। तो एक संतुलन की ज़रूरत है, उस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हैंडपंप से और ग्राउंड वाटर से आपने जो एग्रीकल्चर शुरू की, तो पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और बहुत सारी जगह बंजर होने लगी ज़मीन, जिसका आकलन आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे ऊंट आराम से घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ऊंटों की संख्या बढ़ गई देश में, शेरों की कम हो गई। एलिगेटर और क्रोकोडाइल की संख्या कम हो गई, मछलियों की संख्या कम हो गई, तालाबों की संख्या कम हो गई। इतने खतरनाक प्रोग्राम नदियों के जोड़ने के होने लगे और उसके लिए इतने पेड़ काट दिए गए। 10 साल में हुआ, उसका फायदा हुआ नहीं। तो जो पहले भारत में, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी तालाबों को जोड़ने की परंपरा थी, तालाब बनाए थे, तालाब समाज देखता था। आज सरकार देखता है, तो तालाब देखता था और उसमें सिंघाड़े और कमल वगैरह सुंदर तालाते थे। तो वो चीज़ें स्थानीय रूप से चलती थी। आज भी अगर आप उसको सौंप देंगे और तालाबों को जोड़ने की बात करेंगे तो एक अच्छा प्रारूप होगा। तब ऐसा नहीं होगा कि बेंगलोर में बाढ़ आ जाए। वहाँ 133 तालाब थे जो आराम से भर जाते थे, पूरे बेंगलोर को सप्लाई। तो ये जो भू माफिया हैं, या कितम डेवलपमेंट दिखाना है तो मकान बने दिखा दो, नई कॉलोनियाँ काट दो, धीरे धीरे पानी सूख जाएगा, वहाँ बना दो। तो वहाँ बनाओगे, पानी का मार्ग अवरुद्ध करोगे, तो जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी जब पानी बरसेगा बाढ़ आएगी, फिर आप उससे जूझते रहो। मद्रास में जो पानी बरसा तो कारण डूब गई। समुद्र की सतह से भी आपने एयरपोर्ट ऊंचा बना दिया तो पानी का निकास ही बाधित हो गया।
तो इस तरह के डेवलपमेंट से हम बचेंगे। तो एक सामूहिक डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट बनना है, सारे डेवलपमेंट प्लान दिल्ली में ना बने, या कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन के अंडर में ना चले, या लकड़ी को, जंगलों को खनिज माफिया कि खनिज चाहिए हैं तो जंगल देश के रहे, और ऐसे भी नियम लाओ कि सरकार कहीं की भी जमीन खरीद सकती है। हालांकि वो पारित नहीं हुआ। 2014 में ये सरकार 3 बार अध्यादेश लाके 6-6 महीने की, लेकिन वो पारित नहीं हुआ, और ऐसे अध्यादेश पारित होने भी नहीं चाहिए। स्थानीय जमीन है। बड़ी हंसी की बात यह आती कि जंगली जमीन अधिग्रहण करना पड़ती और वहां के ग्राम सभा की बात करते, वहां आदिवासियों की बात नहीं करते कि आदिवासियों से सहमति लें, और जंगल अधिग्रहण हो रहे हैं। अभी अगर हम मकानों की बात करें तो वर्टिकल डेवलपमेंट करेंगे, मकान बनाएंगे, तो बहुत सारे गांवों में जो अंग्रेजों के ज़माने में बिखर गए हैं और बर्बाद हो गए, वो आप पूरे खड़े कर सकते हैं, और बहुत स्कोप है। पूरा बिहार जैसा रीडेवलपमेंट में जा सकता है। सारे कंस्ट्रक्शन को इतना स्कोप मिलेगा कि उनको नई कॉलोनियाँ काटने की ज़रूरत नहीं होगी, और खेत भी बनेंगे, पेड़ भी लगे। तो एक पूरा का पूरा एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। दूषित पानी नहीं रहेगा, कुएं से पानी लें। ग्राउंड वाटर जो आप हैंडपंप से लेते थे, एक कहानी आती है कि एक गांव में सूखा पड़ा, तो जल विभाग के लोग आए कि आपके हैंडपंप खोद देते। तो गांव वालों ने कहा कि हम निर्णय लेते। बोले इसमें क्या निर्णय, पानी निकलेगा, आप पीते रहिए। तो बोले नहीं नहीं, निर्णय तो हम सामूहिक लेते हैं। तो ठीक है, बोले एक दिन बाद आइए। तो गांव वालों ने चर्चा की कि पानी तो हम ले लेंगे, फिर हम वापस कैसे करेंगे, ये तो हैंडपंप है, कुएं में तो हम पेड़ लगा के हो जाता है, और उतना ही निकालते हैं जितना एक्स्ट्रा होता है। तो उनसे पूछा कि वापस कैसे करेंगे। बोले वापस क्यों करना है, तो आ गया जितना आ गया। तो बोले ये तो देते देते इसका पानी खत्म हो जाएगा, एक सीमा तक ही भंडारण होगा ना। तो 100 फीट खोदा तो 100 फीट का पानी आएगा, फिर ये सूख जाएगा, फिर क्या। बोले हम 120 फीट खोद देंगे। फिर वो भी सूख जाएगा तो क्या, बोले 140 फीट खोद देंगे। फिर तो बोले वहां पे कुछ और खनिज पदार्थ होंगे, ऊपर माइका होगा, नीचे सिलिकॉन होगा, कुछ और भी हो सकता है, वो भी। बोले हाँ थोड़ा बहुत तो आएगा, बट पानी शुद्ध होता है जमीन के अंदर, ऐसा माना जाता है। बोले और हो जाए, तो बोले 300-400, कई जगह तो 700-800 फीट भी पानी है। और जितना गहरा पानी है उतने हैवी मेटल्स पानी में आते हैं और उतनी बीमारियां लाते हैं। तो एक सीमा होती है जमीन के अंदर जो कुएं की होती थी, 40-50 फीट 60 फीट, वहां का पानी शुद्ध होता था, छन के आता था। और तालाब भर जाए वहां का तो कुएं में पानी आ जाता था। नदियां में पानी आ जाए बारिश में तो पानी आता था और रुकता था। तो ये एक व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि लगा दें, तो गांव वालों ने कहा नहीं भैया, हम उधारी का जीवन नहीं जिएंगे, हम 3 महीने सूखा बर्दाश्त कर लेंगे, हमसे गलती हो गई, हम पेड़ लगा लेंगे, हम थोड़ा कुआं और गहरा कर लेंगे, लेकिन हैंडपंप उधारी का जीवन नहीं। तो वो गांव में हैंडपंप नहीं लगा। आज शहरों में, दिल्ली में इतने हैंडपंप घरों घरों में, और पानी पी के लोग बीमार हो रहे हैं, और सरकार एम्स खोलती जा रही है, बजाय ये कि पानी ठीक मिले, दूषित ना मिले, समय पे मिले, इन चीज़ों की। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि इतने बड़े बड़े शहर हो गए, अगर इनको बर्बाद करना है, दिल्ली जैसे शहर को बर्बाद करना है, तो 15-20 दिन पानी मत दीजिएगा, समझ में आ जाएगा चीजें होती कैसे हैं। अभी हाल फिलहाल में आज 29 मार्च 2026 है, पिछले 1 हफ्ते से पानी की सप्लाई बाधित है। तो दिल्ली में बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले और जो रेहड़ी वाले हैं वो अपने गांव चले गए कि हम बोतल का पानी 20 रुपये 50 रुपये नहीं ले सकते। कुछ लोग रह रहे हैं, मजबूरी है। कुछ जो 2 बाल्टी से नहाते वो आधी बाल्टी से नहा के खुश हैं। और कुछ कहते हैं कि तो बदमाशी है टैंकर माफिया की कि टैंकरों से पानी जाए। बोतल वाले माफिया है,
उसका कार्यक्रम है। और बोतल का माफिया एक तरफ इतना काम कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार पॉलीथीन के प्रदूषण से परेशान है, ये नारा देती है, यूएनओ तक देती है। भारत में देखें तो पानी का जो बोतल वाटर का बिजनेस है वो 40,000 करोड़ है। इसका वैकल्प तो सोचना चाहिए। आज से 50 वर्ष पहले, 30-40 वर्ष पहले भी पानी के बड़े बड़े डब्बे होते थे और 1 रुपये गिलास मिलता था। अभी भी कुछ गांव के आसपास है, वो बर्फ में ला के देते हैं 2 रुपये गिलास। होटलों में भारत में अधिकांश जगह पानी मुफ्त मिलता है। जो बड़े होटल हैं उसमें बोतल का वाटर 10 रुपये, 20 रुपये इस तरह का मिलता है। सारे रेलवे पानी का वाटर देते हैं। इस पे जो सबमिशन है, सजेशन है कि जैसे सारी महिलाएं पर्स लेके चलती हैं, अपने पर्स में एक थर्मस फ्लास्क जैसे भी ले सकती हैं, बोतल पानी का लेके चले। आदमी एक थैला लेके, जो पहले लोटा लेके चलते थे, एक रस्सी कि कहीं भी प्यास लगेगी कुएं से पानी निकाल लेंगे, पी लेंगे। सब दूर कुएं होते थे राज्यों में, कुएं बंद कर दिएगा, अब होते नहीं हैंडपंप। टंकियां जो सरकार कराती है, बनाती है सामूहिक, वो तोड़ दी जाती हैं क्योंकि वो बोतल वाले पानी का माफिया है। तो अगर आदमी वो चले और समाज जिम्मेदारी ले कि गर्मियों में मिट्टी के बर्तन का पानी, बारिश में तांबे के बर्तन का पानी और ठंडों में पीतल के बर्तन का पानी मुहैया कराए, तो 40,000 करोड़ रुपए में नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। और अगर ये कैलकुलेट करें तो 70-80 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। रेलवे में हर डब्बे में डिस्पेंसर लगाया जा सकता है 20 लीटर का प्लास्टिक का, लोग अपना अपना पानी भरें, तो बोतल वाटर की समस्या खत्म हो सकती है। प्लास्टिक की जो नदियों में प्रदूषण की है वो समस्या खत्म हो सकती है। निर्णय लेने की जरूरत है, निर्णय का प्रारूप आज खराब दिखता है, इसका मतलब इस सरकार ने और पुरानी सरकारों ने ठीक निर्णय नहीं लिए, आपाधापी में भागते। पूरी दुनिया में चलता है तो सब राष्ट्र अध्यक्षों ने निर्णय नहीं लिए। इसका दूसरा एक जोड़ आता है कि शिक्षा भी नहीं रही होगी, शिक्षा के पीछे धर्म भी नहीं रहा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की शिक्षा तो होती नहीं, दीक्षा भी नहीं होती। करना क्या है, तो भागे रहते हैं फोटो खिंचाने में, हाथ मिलाने में, गले मिलने में, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने में। तो उस पर भी ध्यान देना है। और समाज सरकार कैसा हो, इस पे एक अगले अंक में हम चर्चा करेंगे। तो पानी के बारे में इतनी समस्या हो गई है, इतने पेड़ कम हो गए हैं, दबाव इतना कम हो गया कि समुद्र से बादल तो उठते हैं लेकिन वो मुंबई आके वापस हो जाते, तो मुंबई में बाढ़ आ जाती है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हालत इतनी खराब हो गई है कि पानी पानी में बरसे मानस, बूंद बूंद तरसे। पानी समुद्र में ही बरस जाता है, ना हवा आती है ना कुछ आता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पानी को नियंत्रण करने की कोशिश की, तो बेमौसम बरसात कराते हैं। अगर बम धमाके से बारिश करानी हो तो अगर आप एक बम छोड़ें समुद्र में तो बहुत बड़ा सुनामी आएगा, उससे बादलों में पानी इकट्ठा भी होगा, वो कहीं दूर जाके बरसेगा। तो अगर कहीं बारिश करानी है तो एक प्लांट डेटोनेशन करा के आप कहीं भी बारिश करा सकते हैं। तो किसी की फसल खराब कराना है, किसी देश को बर्बाद करना, ये सब भी चल रहा है पिछले 3-4-5 सालों से। समुद्र के जानवर परेशान हैं ही। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहल करनी होगी कि पानी में न्यूक्लियर टेस्टिंग ना हो, मिसाइल टेस्टिंग ना हो। पानी के बड़े बांध ना बने। बड़े बांध बनेंगे तो भूकंप आने की संभावना, वहां की जमीन एक दलदल में तब्दील होने की संभावना, और फिर बाकी जिसका अधिकार है आप उसको च्युत कर रहे हैं। चाहे भारत बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की, या चाइना की बात करें, इंडिया ब्रह्मपुत्र को रोके। तो ये सब बड़े डैम बनना, छोटे छोटे चेक डैम जितना संभाल सकते। और बारिश का पानी सरकार कहती तो है कि वाटर हार्वेस्टिंग करो, और एक मंजिल में लोग पैसा लेके, या छोटे छोटे लोग पैसा लेके उसको बन पाता नहीं है। जबकि नदियों में
या जो भी शहर की सड़कें हैं, ओवर ब्रिजेस, उसके नीचे पानी जमा रहता है, आधी आधी कार स्कूटर डूबा रहेगा। तो अगर वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो जहाँ जहाँ पानी जमा होता है वहाँ वहाँ एक मास स्केल में वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है और उससे भी पानी की कमी नहीं होगी। तो ये जो नारेबाजी और ढकोसला है ये बंद होना चाहिए, सही काम पे आना चाहिए। नारों से सरकार तो बनाई जा सकती है, सत्ता पलटी भी जा सकती है, लेकिन खुशनुमा माहौल बनाने के लिए निर्णय लेना जरूरी है। और आज हम इस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि भारत अगर निर्णय नहीं लेगा तो कल रहेगा ही नहीं। जल है तो कल है, वन है तो हम हैं, शुद्ध हवा है, प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल कितने दिन जिएंगे, और बिना जल के वैसे भी नहीं जिएंगे। तो भारत में कई जगह कहते हैं कि वहाँ मल न्यूट्रिशन, अरे बोले न्यूट्रिशन ही नहीं है, खाना ही नहीं है, भुखमरी चल रही है। 80 करोड़ लोगों को आपको खाना देना पड़ रहा है भारत में, 60% पॉपुलेशन को, इतनी हालत खराब। तो अगर पानी होगा, पेड़ लगेंगे तो वृक्ष आएंगे, फल आएंगे। तो वृक्ष लगाने की जरूरत है, समाज को देने की जरूरत है, सीधे सीधे बात करने की जरूरत है। पेरिस प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, वो आप दिल्ली में भी लोगों को बुला के कर सकते हैं, वही निर्णय निकलेंगे, अच्छे निर्णय निकलेंगे, उस पे आने की जरूरत है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, भारत में ऊर्जा कितनी जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी, एनर्जी इन इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।